हेलो दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश। फिर से स्वागत करता हूं आपको जेपी कैंपस में, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, और जैसे भी हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। देखिए, आज का जो मेरा सेशन होने वाला है वो सीटिंग अरेंजमेंट है। एक बेहतरीन चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट, जो अगर हम बैंकिंग की बात करें ना, तो बैंकिंग में मिनिमम 15 क्वेश्चंस तो आता ही आता है। 15 क्वेश्चंस आता है, जो 3 क्वेश्चंस यानी डायरेक्शन बेस्ड होता है ये। तो 3 गुने 5 यानी एक क्वेश्चन से आपका 5 क्वेश्चंस बनेंगे, यानी 15 क्वेश्चंस आते हैं बैंक वगैरह, बैंक पीओ में। और देखिए, ये सीटिंग अरेंजमेंट में कोई भी ट्रिक्स नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, उसमें आपको एकदम फुल्ली कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। और इसमें टाइम तो लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप एक पर बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे ना, फिर तो आपको फिर टाइम नहीं लगेगा उस सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद है आप हमारे बात को आप पकड़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो आइए हम फिर आगे चलते हैं। देखिए, आज का जो थॉट्स ऑफ द डे है वो, द स्ट्रगल यू आर इन टूडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। मतलब कि आज जो आपके लाइफ में स्ट्रगल है, चाहे जितनी भी बड़ी स्ट्रगल है, वो एक्चुअली कल के लिए आपको काफ़ी मजबूत बना रहा है। यानी कल आप अच्छी तरीके से लाइफ को सरवाइव कर सके, इसके लिए आप मजबूत बन रहे हैं। मतलब कि आज के डेट में अगर आपके लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल आ रही है ना, उसका एकदम खुल के वेलकम कीजिए। कहिए कि आओ भाई आओ, आओ भाई आओ, है ना, और हमको मजबूत बनाओ। जब तक आप में स्ट्रगल नहीं आएगी ना, तब तक आप मजबूत नहीं बनेंगे। आप ये गांठ बांध के रख लीजिए, ओके। तो कभी भी आप स्ट्रगल से डरिए मत, हमेशा आप संघर्ष करते रहिए और अपने लाइफ में उन्नति करते रहिए। देखिए, इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैंने जो चैप्टर लाया है वो आपके लिए है क्या, सीटिंग अरेंजमेंट है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट मीन्स होता है बैठक व्यवस्था। देखिए, तो इसमें जो इंसान को बैठाया जाता है, इंसान को ही एक्चुअली बैठाते हैं, कोई जानवर वगैरह को तो नहीं बैठाएंगे, है ना, वो तो फिर उठ के भाग जाएगा ना। हाँ, तो इस बात को समझ रहे होंगे। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो 2 तरीके से बैठाया जाता है। एक क्या होता है, ओपन अरेंजमेंट। क्या होता है भाई साहब? ओपन अरेंजमेंट होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और दूसरा जो होता है वो क्लोज्ड अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? क्लोज्ड अरेंजमेंट, ओके, क्लोज्ड अरेंजमेंट। देखिए, ओपन अरेंजमेंट में क्या होता है कि इंसान को या फिर बहुत सारे बंदे को ओपन फॉर्म में बैठाया जाता है। ओपन फॉर्म में कहने का मतलब एक लाइन में बैठाया जाता है, या फिर एक रो में बैठाया जाता है, या फिर इसी को हम लोग क्यू कहते हैं। क्यू मतलब लाइन होता है, तो लाइन, रो या फिर दीवार वगैरह पे बैठाया जाता है ना। और इसका डायरेक्शन कहेगा कि डायरेक्शन, सारे का डायरेक्शन ईस्ट में है, कुछ का वेस्ट में है, कुछ इस तरीके से जो हम क्वेश्चंस में डील करेंगे। और दूसरा जो आता है अरेंजमेंट, वो आपको क्लोज्ड अरेंजमेंट होता है। मतलब या आपको एक क्लोज्ड फिगर में अरेंजमेंट दिया रहेगा। क्लोज्ड फिगर कहने का मतलब कि या तो उसको सर्कल में बैठाएगा, या फिर उसको स्क्वायर में बैठाएगा, या फिर उसको रेक्टेंगल में बैठाएगा, या फिर उसको हो सकता है कि पेंटागोनल सीटिंग अरेंजमेंट हो, या फिर हो सकता है हेक्सागोनल अरेंजमेंट हो। हेक्सागोनल अरेंजमेंट आए समझ? तो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होता है। ये 3 अरेंजमेंट, यानी ट्रायंगुलर अरेंजमेंट तो होता नहीं है 3 आदमी को, तो वो तो बच्चा वाला नर्सरी वाला क्वेश्चन हो गया, नहीं। तो कुछ इस तरीके से क्लोज्ड अरेंजमेंट होता है, जो हम आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ेंगे। यानी क्लोज्ड अरेंजमेंट में जो सर्किल बेस्ड पे जो क्वेश्चंस आता है उसको हम पढ़ेंगे। एक चीज और देखिए, अभी जो सर्कुलर अरेंजमेंट होता है ना, क्लोज्ड अरेंजमेंट, तो क्लोज्ड अरेंजमेंट में जो सर्किल पे जो बैठाया जाएगा, या फिर स्क्वायर पे, या फिर रेक्टेंगल पे, या फिर हेक्सागोन पे, या फिर पेंटागोन पे, तो उसमें कहेगा कि कुछ पर्सन जो है वो सेंटर की तरफ होगा। मतलब टोटल जो पर्सन है वो सेंटर की तरफ है ना, 3 4 5 10 15 कुछ भी जो बैठा हुआ है सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है। या फिर आपको सेकेंड टाइप देगा
कि कुछ पर्सन जो है वो सेंटर की तरफ बैठा हुआ है, तो कुछ पर्सन जो है वो सेंटर के आउटवर्ड्स डायरेक्शन में बैठा हुआ है। तो आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम कुछ टर्म्स की बात करें, कुछ बेसिक टर्म्स की बात करें तो आप देखिएगा इसमें टर्म्स आएगा लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट एंड राइट आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम एक सर्कल बना लिए, अगर ये बंदा बैठा हुआ है सेंटर की तरफ, ये बंदा सेंटर की तरफ बैठा हुआ है, तो इसका लेफ्ट ये कहलाएगा और राइट ये कहलाएगा। अगर ये बंदा इधर है तो इसका बताइए लेफ्ट किधर कहलाएगा, लेफ्ट इधर कहलाएगा और राइट इधर कहलाएगा। तो आपको लेफ्ट और राइट में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद होता है इमीडिएट नेबर। क्या होता है? इमीडिएट नेबर, यानी नेबर मीन्स क्या होता है? पड़ोसी। होता है कि नहीं होता है? बताइए जरा। इमीडिएट नेबर कहने का मतलब जस्ट उसका पड़ोसी नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई बंदा ए बैठा हुआ है तो उसका इमीडिएट ये कहलाएगा और ये कहलाएगा, नहीं, दोनों तरफ हो जाएगा, यानी लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे कहें कि इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट, तो इसका इमीडिएट राइट ये कहलाएगा, नहीं, क्योंकि राइट इसका इधर है। और इसी का कहेगा कि इमीडिएट लेफ्ट, तो इमीडिएट लेफ्ट इसका इधर कहलाएगा, ये लेफ्ट है ना, आया समझ? इमीडिएट लेफ्ट कहलाएगा। तो इस चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ओके। ये इमीडिएट नेबर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको जस्ट अपोजिट कहेगा, जस्ट अपोजिट, है ना, जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट मतलब उसके जस्ट आमने सामने, आमने सामने, ठीक है। उसके बाद आपको टर्म आएगा फेस टू फेस, फेस टू फेस, है ना। फेस टू फेस कहने का मतलब अगर एक पर्सन इधर घुमा हुआ है तो दूसरा पर्सन आपको इधर घुमा रहेगा, यानी उसका फेस जो होगा वो आमने सामने होगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो उम्मीद है ये जो आपका जो भी बेसिक टर्म्स है वो आपको इसमें ज़रा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, और जो भी कन्फ्यूजन होगा वो आपको हम क्वेश्चंस के थ्रू आपको क्लियर कर देंगे। तो इसमें आपको जनरली क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना आप फ्लुएंट होंगे और आसानी से उसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है, और ये जो बैंक पीओ का जो क्वेश्चंस होता है ना सिटिंग अरेंजमेंट का, वो आपको एक डायग्राम में नहीं बनता है। तो उसके लिए पॉसिबल डायग्राम्स आपको बनानी पड़ेगी, यानी 2, 3, 4 पॉसिबल डायग्राम्स बनाने पड़ जाते हैं। तो ये हम क्या कह रहे हैं, आइए उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू समझाते हैं। देखिए तो हम आते हैं पहला क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी नीचे में जो डायरेक्शंस दिए गए हैं उसको आप केयरफुली पढ़िए, और जो यहाँ पे जो नीचे में जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसका आप आंसर दीजिए। तो आपको क्या करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको केयरफुली पढ़ना है, और इस डायरेक्शन से रिलेटेड, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चंस तो ये हो गया, और 4 क्वेश्चंस आपको इधर है ना, 4 क्वेश्चंस इधर है, तो आपको ये 4 क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। यानी हम कहें तो एक इंफॉर्मेशन पे आपको 5 क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, और उस इंफॉर्मेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि ABCDEF एंड G, आपको सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन्स काउंट कर लेना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 पर्सन्स है। आगे कह रहा है कि आर सीटिंग अराउंड अ सर्कल एंड आर फेसिंग एट द सेंटर, यानी एक सर्कल के अराउंड बैठा हुआ है और सबका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, और टोटल पर्सन 7 है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबको बैठा देना है, और सबका फेस जो है वो सेंटर की तरफ कर देना है। ये हम 7 पर्सन बैठा लिए। अब कहेंगे कि सर जी आप यहाँ पे क्यों नहीं बैठाए, लेकिन देखिए आपको मान लेना है कि सब इक्वल डिस्टेंस पे बैठा हुआ है और 7 पर्सन है, ठीक है। आगे कह रहा है कि G इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F। आप यहाँ पे हु में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये हु एक्चुअली ये C के लिए है या फिर हु एक्चुअली G के लिए है, किसके लिए है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको हु है ना, whom, which,
इस तरह का अगर वर्ड्स आ जाए यहाँ पे तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे इसके लिए यानी सेकेंड पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। अगर यहीं पे एंड और व्हाइल अगर आ जाता है तो आपको ये फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, तो आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है। यानी जो हु जो है यहाँ पे यूज जो वर्ड्स यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, तो सी के लिए यानी ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। अब कह रहा है कि जी इज अ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, है ना। तो देखिए अगर हम देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि जी जो है वो सी के सेकेंड लेफ्ट पे है, तो हम यहाँ पे सोचेंगे भाई साहब यहाँ पे हम सी तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, सी तो कहीं पे कहीं नहीं रहा है कि कहाँ पे बैठा हुआ है, तो रेंडमली बाय डिफॉल्ट हम सी को कहीं भी बैठा सकते हैं। आप यहाँ बैठा लीजिए, आप यहाँ बैठाइए, आप यहाँ बैठाइए, कहीं भी बैठा लीजिए, तो हम यहाँ पे बैठा लेते हैं। ओके, आपको एक पर्सन को इनिशियली कहीं ना कहीं बैठाना ही पड़ेगा, लेकिन लास्ट में जो अरेंजमेंट आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि इसमें डायरेक्शन नहीं पूछेगा कि सी किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है, तब गलत हो जाएगा। डायरेक्शंस कभी भी नहीं पूछता है, बस ये पूछता है कि किसके लेफ्ट में कौन है, किसके राइट में कौन है। ओके, कह रहा है कि जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी जी जो है वो सी के सेकेंड लेफ्ट पे है। तो देखिए इसका सी का लेफ्ट इधर है और राइट इधर है, आया समझ। तो इसका फर्स्ट लेफ्ट इधर हो गया, सेकेंड लेफ्ट इधर हो गया, यानी हमारा जो जी जो है वो हमारा सी के सेकेंड लेफ्ट पे है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा क्या, जी। अब कह रहा है हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अब कह रहा है कि सी जो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ है, यानी सी अगर यहाँ पे है तो हमारा एफ को यहाँ बैठाएंगे तभी तो उसका इमीडिएट लेफ्ट सी आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब कह रहा है कि देखिए इसको हम लिखेंगे, डेटा लिख लेंगे, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी ए जो है वो थर्ड लेफ्ट है ई का, है ना। आगे हम देख लेते हैं, आगे कह रहा है कि B इज बिटवीन D एंड E, यानी B जो है वो D और E के बीच है ना। B जो है वो D और E के बीच में है। अब देखिए हमको सबसे पहले इस स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा, यानी A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, यानी A जो है वो E के थर्ड लेफ्ट पे है। अब देखिए हम अगर E को यहाँ पे बैठाएं तो हमारा 1 2 3 थर्ड लेफ्ट तो यहाँ पे आ जाता है, कभी पॉसिबल नहीं है। अगर हम E को यहाँ पे बैठाएं तो इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3 यहाँ पे आ जाता है, पॉसिबल नहीं है। अगर हम E को यहाँ पे बैठाएं तो हमारा थर्ड लेफ्ट 1 2 3 यहाँ पे आ जाता है, यानी ये पॉसिबल हो सकता है। यानी हम अगर E को यहाँ पे बैठा ले तो इसका थर्ड लेफ्ट, ये इसका लेफ्ट डायरेक्शन कहलाएगा। ओके, और थर्ड लेफ्ट 1 2 3 थर्ड लेफ्ट पे कौन है, तो A है, यानी ये आपका सही हो सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब कह रहा है कि ये जो B जो है ना, B वो B किसके बीच में है, तो D और E के बीच में है। B D और E के बीच में है, यानी हमको क्या करना पड़ेगा कि D को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा और D हमको यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे E तो ऑलरेडी पहले से है और यहाँ पे D को बैठाएंगे तभी ना यहाँ पे B जो है वो उसके मिडिल में आएगा, मतलब सेंटर पे आएगा, बिटवीन में आएगा। यानी हमारा इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, यानी ये हमारा करेक्ट सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब इससे 5 रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, यानी इस नीचे जो दिया गया है उसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। कह रहा है कि A इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E, यानी E के फोर्थ राइट में कौन है, A है। E का राइट इधर हो जाएगा और 1 2 3 4, यानी A जो है वो फोर्थ राइट के E पे है, यानी ये तो सही है हमारा। अब कह रहा है कि G इज द इमीडिएट राइट ऑफ D, G यहाँ पे है और D यहाँ पे है, तो G के लेफ्ट राइट में D है ना, G के राइट में D है, सॉरी D के राइट में G है ना, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। कह रहा है कि F इज थर्ड टू द राइट ऑफ D, F किधर है, F इधर है और D इधर है। अब F का राइट इधर है, देखिए F का राइट इधर है, तो कह रहा है कि F इज थर्ड राइट ऑफ D,
तो बताइए एफ का थर्ड राइट किधर जाएगा, एफ का राइट इधर आ जाएगा, एफ का राइट इधर डी का राइट इधर आ जाएगा, तो इसका थर्ड राइट कहाँ पे जाता है, तो 1 2 3 यानी ये सी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा कह रहा है कि एफ है, नहीं तो ये हमारा गलत हो गया। डी में कह रहा है कि बी, अब देखिए इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा ये गलत हो गया, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, यानी डी जो है मतलब डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, बी है, तो हमारा ये भी सही है, यानी हमारा जो सी जो ऑप्शन है ना वो हमारा गलत है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी डायरेक्शन से रिलेटेड है, मैंने बोला था कि एक डायरेक्शन से 5 क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए हमारा जो डायरेक्शन वहां जो बना था फिगर, वो मैं फिर से यहाँ पे बना लूँ तो कैसे बना था हम दिखा देते हैं। यहाँ पर बी ई एफ सी, यहाँ पे था बी ई एफ सी, उसके बाद था आपको ए जी डी, यहाँ पे था आपको ए, यहाँ पे जी और यहाँ पे डी था, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो ट्रू है। देखिए सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, कह रहा है कि बी के लेफ्ट फोर्थ में सी है, यानी बी के लेफ्ट फोर्थ में सी है, तो बी का लेफ्ट किधर है, बी का लेफ्ट तो इधर है, लेफ्ट इधर है ना, तो इसके फोर्थ में सी है क्या, देख लीजिए 1 2 3, यानी तीसरा पे ही आ जाता है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, यानी जो ए जो है वो जी के इमीडिएट राइट में है, तो देखिए जी यहाँ पे है, सबका फेस सेंटर की तरफ है, पीछे वाला ही डायरेक्शन है, तो जी के इमीडिएट राइट में ए है, सही है, इसका राइट इधर होगा और इमीडिएट राइट में ए है, ये भी हमारा, यानी ये हमारा सही है, लेकिन सही तो है, लेकिन हम इसको और इसको चेक कर लेते हैं। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, देखिए ई का ये राइट है, तो राइट में है डी, सेकेंड राइट में, तो ये तो हमारा गलत हो गया। बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, देखिए जी का राइट इधर है, तो जी के सेकेंड राइट में कौन है, सी है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है बी, यानी ये भी हमारा गलत हो गया, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी, यानी आपका ये आंसर होगा, समझ में आया होगा। तीसरा नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकेंड पर्सन, देखना पड़ेगा आपको। देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द फर्स्ट पर्सन, पहला पर्सन सिटिंग इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड पर्सन, यानी सेकेंड पर्सन के लेफ्ट में होना चाहिए फर्स्ट पर्सन। आया कि नहीं समझ में आया। कह रहा है कि कौन सा ऐसा पेयर्स में फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकेंड पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो देख लेते हैं बी ई का, बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट में है, क्या है, बी के इमीडिएट लेफ्ट में ई है ना, यहाँ पे सी, यानी हमारा यही आंसर होगा, लेकिन हम सबको चेक कर लेते हैं। सी ए, सी कहाँ है, सी ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, सी का लेफ्ट में कौन है, ए है, सी के लेफ्ट में कौन है, तो ए है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो फर्स्ट पर्सन होना चाहिए वो सेकंड के लेफ्ट में होना चाहिए, तो देखिए सेकंड पर्सन यहाँ पे ए है, यानी ए यहाँ है, तो ए के राइट में ना सी है, यहाँ पे कह रहा है इमीडिएट लेफ्ट में, यहाँ पे कह रहा है इमीडिएट लेफ्ट में भाई साहब, तो ये हमारा गलत हो गया। जी डी देख लेते हैं, जी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, सेकेंड पर्सन के राइट में होना चाहिए फर्स्ट, तो देखिए सेकेंड पर्सन हमारा डी है, तो डी के राइट में जी है, जबकि हमारा पूछ रहा है लेफ्ट में कौन है, ये भी गलत हो गया। डी कह रहा है, यानी डी जी कह रहा है, तो डी जी देखिए डी और जी यहाँ पे है, तो डी और जी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन डी है और सेकेंड पर्सन जी है, तो जी के लेफ्ट में डी होना चाहिए, जी के लेफ्ट में डी होना चाहिए भाई साहब, तो जी के लेफ्ट में डी है, यानी हमारा ये सही हो जाएगा। देखिए उसी तरह है हमारा क्या थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग
टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकेंड पर्सन। देखिए इसमें से कौन सा ऐसा पेयर्स है जिसमें फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के लेफ्ट में बैठा हुआ है, मतलब कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के लेफ्ट में होना चाहिए। देखिए सबसे पहला हमारा ऑप्शन है बी ई, तो बी हमारा यहाँ पे है और ई हमारा यहाँ पे है, सबका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पर्सन के लेफ्ट में फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, तो सेकेंड पर्सन हमारा बी ई है, तो ई के क्या लेफ्ट में बी है क्या? नहीं, राइट में है, देख रहे हैं इसका ई का राइट इधर है, इधर है। बताइए हमारा ऑप्शन होगा क्या? नहीं होगा, सी ए कह रहा है। तो सी ए यानी ए हमारा सेकेंड पर्सन है, तो ए के लेफ्ट में सी होना चाहिए। बताइए ए यहाँ पे है और ए का राइट इधर है, राइट में सी है, तो कभी लेफ्ट में होगा? नहीं होगा। जी डी की बात करें तो जी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है कि नहीं है? तो डी के लेफ्ट में जी होना चाहिए, तो डी का लेफ्ट तो इधर हो जाएगा भाई साहब, होगा कि नहीं होगा? राइट इधर होगा, तो बताइए राइट में जी है जबकि यहाँ पे कह रहा है कि लेफ्ट में होना चाहिए, गलत हो गया। डी जी पूछ रहा है तो डी और जी यानी जी के लेफ्ट में डी होना चाहिए, तो जी हमारा यहाँ पे है, इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और लेफ्ट में डी तो है ही, यानी हमारा ये ऑप्शन डी सही हो गया, यानी करेक्ट आंसर डी होगा। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग है द मिडल पर्सन सिटिंग बिटवीन द रिमेनिंग टू। इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें मिडल पर्सन दो रिमेनिंग पर्सन के बीच में है। देखते हैं एफ सी ई, जबकि सी आना चाहिए मिडल में, एफ सी ई में, क्या सी मिडल में है? नहीं है, गलत हो जाएगा। ई एफ बी देखते हैं, ई एफ बी, क्या एफ बताइए मिडिल में है? नहीं, ई मिडिल में है, यानी हमारा ये भी गलत हो जाएगा। डी ई बी हमारा ई सेंटर में होना चाहिए, मिडिल में, तो ई बताइए सेंटर में है? इस तीनों में नहीं है, बी सेंटर में है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। जी डी ए हमारा डी सेंटर में होना चाहिए, डी सेंटर में नहीं है जी डी ए में, यानी हमारा ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यानी आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। उसी तरह हमारा 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ एफ। एफ का इसमें से कौन सा पोजीशन है देख लेते हैं। कह रहा है कि एफ का पोजीशन जो है वो 4th राइट ऑफ डी है, डी का 4th राइट एफ है। देखिए तो डी का राइट इधर हो जाएगा, डी का राइट इधर, तो 1 2 3 4 सही है, बिल्कुल सही है, यानी ए हमारा सही हो जाएगा। अब ए सही हो गया तो फिर हम 3 ऑप्शन को तो हम देखेंगे भी नहीं, एकदम उसको पूछेंगे भी नहीं कि भाई तू होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा? हमारा ए तो सही हो गया, जो हमारी मिलने वाली थी वो मिल गई, अब तुम पे नज़र क्यों डाले? नहीं, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको देख लीजिए कि ये सब सारा गलती है कि नहीं है, बस थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एग्जामिनेशन में देखना नहीं है। एग्जामिनेशन में आपको आंसर मिल गया तो मिल गया, आपको फिर दूसरी वाली पे देखना नहीं है। देखिए एफ का पोजीशन करेंगे तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो सी का लेफ्ट इधर है ना, तो सिर्फ के लेफ्ट में तो ए है। बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच तो कोई है ही नहीं। टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए इधर है तो ए का राइट में सी है, गलत हो गया, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आप केयरफुली पढ़िए और जो नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आपको आंसर देना है। देखिए तो हम पहले इस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन हमारा कह रहा है सबसे पहले कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर एंड प्लेइंग कार्ड्स। देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 पर्सन जो है वो एक सर्कल के अराउंड बैठा हुआ है और कार्ड प्ले कर रहा है। अब बताइए यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में किसका फेस किधर है, यानी सेंटर के टुवर्ड्स है या फिर आउटसाइड द सेंटर है, ये क्लियर तो नहीं कर रहा है। लेकिन आपको बताइए यहाँ पे कोई भी अगर कोई सर्कल में बैठा हुआ है और
कोई टेबल के राउंड बैठा हुआ है और कार्ड प्ले कर रहा है, तो क्या बताइए कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बैठेगा कि सब सेंटर के टुवर्ड्स बैठेगा। यानी आपको समझ लेना है कि यहाँ पे सारा बाय डिफ़ॉल्ट जो फेस होगा सबका वो किधर होगा, सेंटर के तरफ होगा। ठीक है, यानी 7% को हम क्या करेंगे, सेंटर के टुवर्ड्स बैठा देंगे 7% को। अब कह रहा है कि E इज नेबर ऑफ A एंड D। E जो है वो A और D का नेबर है। आप एक बात बताइए, अगर हमारा कोई नेबर होगा तो हम क्या दोनों को एक साइड रखेंगे? नहीं। तो हमारे जो करीब होगा, हमारे जो जस्ट साइड में होगा वो मेरा नेबर कहलाएगा, है ना, जस्ट नेबर कहलाएगा, इमीडिएट नेबर। लेकिन उसके बाद जो है वो मेरा इमीडिएट नेबर नहीं कहलाएगा। या फिर हम 2% को कहें कि वो मेरा नेबर है और हम दोनों को आगे रख ले, तो क्या दोनों नेबर कहलाएगा मेरा? इमीडिएट नेबर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जस्ट जो आगे होगा वो इमीडिएट नेबर तो कहलाएगा, लेकिन उसके जो आगे होगा वो इमीडिएट नेबर नहीं कहलाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि इमीडिएट नेबर का मतलब क्या होता है। यहाँ पर कह रहा है कि E इज नेबर ऑफ A एंड D। इसका मतलब ये है कि E यहाँ पे है तो E के राइट में या तो A होगा या फिर D होगा। इसका मतलब कहने का सेंस ये है कि E अगर यहाँ पे है तो एक तरफ A होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, D होगा। तब यहाँ पे इमीडिएट नेबर कहलाएगा E किसका, तो A और D का। ठीक है, अब एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर ये नहीं है कि E नेबर तो है A एंड D का, लेकिन E इस पोजीशन में कहाँ बैठा हुआ है, ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट पर्सन को हम कहीं भी बैठा देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट कहीं भी बैठा देंगे। तो हम अगर हम E को इस पोजीशन पे बैठा देते हैं तो बताइए A यहाँ पे हो जाएगा और D यहाँ पे हो जाएगा। इमीडिएट नेबर है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा दिमाग होगा तो आप सोचेंगे कि क्यों A इधर बैठा, क्यों नहीं D इधर बैठा। हम D को इधर और A को इधर भी बैठा सकते थे, नहीं? तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो इस केस में आपको फिर से 2 डायग्राम बनानी पड़ेगी। और हम बताए थे कि किसी भी बैंक पीओ के क्वेश्चंस में आपको जो इस सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चंस होता है वो एक डायग्राम से तो क्वेश्चन सॉल्व होने से रहा नहीं। यानी आपको पॉसिबल डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे और मैक्सिमम 3 से 4 डायग्राम्स जाता है और बन ही जाता है। तो हम पॉसिबल डायग्राम बना लेते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से पॉसिबल डायग्राम बना लिए। हमारा E का पोजीशन तो फिक्स है, लेकिन हमारा D इधर भी बैठ सकता है और A इधर भी बैठ सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब कह रहा है G इज नॉट बिटवीन F एंड C। तो देखिए G इज नॉट बिटवीन F एंड C, तो आप यहाँ पे माथा फोड़ने लगेंगे कि यहाँ पे ना G बैठा हुआ है, ना ही यहाँ पे F बैठा हुआ है और ना ही C बैठा हुआ है। तो हम फिर कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, इस डेटा को आपको कोडेड फॉर्म में लिख लेना है, इस इंफॉर्मेशन को। कैसे? तो कह रहा है कि G इज नॉट बिटवीन F एंड C, यानी G जो है ना वो F और C के बीच नहीं है। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। और फिर अगले स्टेटमेंट पे आइए। कह रहा है F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ A, यानी F जो है वो A के इमीडिएट राइट में है, मतलब उसके जस्ट राइट में है। A जो है मतलब F जो है वो A के जस्ट इमीडिएट राइट में। तो देखिए फर्स्ट डायग्राम की बात करें तो हमारा A यहाँ पे है और A की राइट हम बात करें तो A के राइट में ऑलरेडी E बैठा हुआ है। तो बताइए कभी भी हम E के जगह पे F बैठा सकते हैं? नहीं, हमारा गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट डायग्राम में A के जस्ट राइट में E बैठा हुआ है, यानी हम E यहाँ पे बैठा हुआ है तो फिर F को नहीं बैठा सकते हैं। यानी हमारा पहला जो पॉसिबल डायग्राम्स था वो गलत हो गया। अब 2 ही पॉसिबल डायग्राम था तो आपको दूसरा सही हो सकता है। देखिए A यहाँ पे है और इसके राइट में बात करें तो राइट तो खाली है, तो यहाँ पे F हो सकता है। यानी अब F जो है वो A के इमीडिएट राइट में है। इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अब इस चीज़ का आप तो यूज़ किए ही नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि G जो है वो ना ही F के बीच है और ना ही, यानी F और C के बीच नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम इसमें कहाँ पे किसको बैठा है, G को कहाँ बैठा है ना। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि E जो है
वो नेबर है ए और डी का। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप तो यूज़ किए ही नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि जी इज़ नॉट बिटवीन एफ एंड सी, यानी जी जो है वो एफ एंड सी के बीच नहीं है। लेकिन बताइए जी अगर एफ एंड सी के बीच नहीं है, इसका मतलब एफ और सी के बीच तो कोई तो होगा, नहीं होगा। एफ और सी के बीच जी अगर नहीं है तो एफ और सी के बीच कोई तो होगा। अगर मान लीजिए एफ यहाँ पे है तो हम एक जगह खाली छोड़ के सी को यहाँ बैठाएंगे, हाँ या ना। अब एफ और सी के बीच कोई तो है, यहाँ पे कह रहा है कि डी नहीं है, ये जी नहीं है, जी नहीं है, कह रहा है कि एफ और सी के बीच जी नहीं है। इसका मतलब जी हम कहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ पे। अब जो हमारा रेस्ट जो पर्सन बचेगा तो क्या बचेगा, हमारा बी यहाँ पे बचेगा, यानी बी जो है वो सी और एफ के बीच है। आया समझ, बी जो है वो किसके बीच है, एफ और सी के बीच है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आते हैं अब सीधा क्वेश्चंस पे। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चंस कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका भाई साहब, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द पेयर ऑफ पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। कौन सा इसमें से ऐसा पेयर है जिसमें से पर्सन एक दूसरे के आसपास में नहीं बैठा हुआ। आसपास मतलब एडजेसेंट, मतलब बगल में नहीं बैठा हुआ। देख लेते हैं बी ए दोनों साथ में है कि नहीं है। बी यहाँ है, ए यहाँ है, नहीं होगा। सी बी, सी यहाँ है, बी यहाँ है, आसपास बैठा हुआ है, सही है। डी ई, डी यहाँ है, ई यहाँ है, बैठा हुआ है, सही है। जी डी, जी यहाँ है और डी यहाँ है, सही है। तो कह रहा है कि कौन सा नहीं बैठा हुआ है, तो हमारा बी ए पेयर नहीं बैठा हुआ, यानी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेकेंड पर्सन सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ फर्स्ट पर्सन, है ना। यानी फर्स्ट पर्सन के राइट में कौन सा होना चाहिए, सेकेंड पर्सन होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन के राइट में क्या होना चाहिए, सेकेंड पर्सन। देखिए तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ए बी है, यानी ए के, है ना, ए के राइट में कौन होना चाहिए, बी, इमीडिएट राइट में। तो ए किधर है, ए इधर है और बी इधर है। तो बताइए राइट इसका इधर है तो है, लेकिन इमीडिएट राइट नहीं है, यानी हमारा ये गलत हो जाएगा। सी बी की बात करें तो सी यहाँ है और बी यहाँ है, यानी ये जो सी के इमीडिएट राइट में है ना, सी के इमीडिएट राइट में बी होना चाहिए। तो सी का तो राइट इधर है, यानी हमारा ये भी गलत हो जाएगा। ई ए, ई यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो ई का राइट इधर है नहीं, और इसके इमीडिएट राइट में ए है, यानी हमारा ये सही हो जाएगा। डी जी, अब देखिए ये सही हो गया तो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारी अगर मान लीजिए पहली वाली मिल गई है तो क्या हमें दूसरी पर नजर डालनी चाहिए क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए ना, तो आप लात जूता खा जाएंगे। नहीं, हाँ, दूसरी पर नजर मत डालिए आप, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे डाल देते हैं क्योंकि देखते हैं कि वो वाली अच्छी है कि नहीं। देखिए डी जी वाला, डी और जी कहाँ है, तो डी यहाँ पे है और जी यहाँ पे है। तो डी के क्या राइट में जी है, अरे भाई साहब डी के क्या राइट में जी है, तो डी के राइट में जी नहीं है, लेफ्ट में जी है, यानी हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, ठीक है। इसी पे आपको आगे क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस और हैं। देखिए तो 3 क्वेश्चंस और हैं, उसका हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। पीछे वाला ही है, पीछे वाला ही डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके का था, है ना। अब कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ, एफ का पोजीशन क्या है। तो आपको ये ऑप्शन में से चूज करना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। कह रहा है कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। देखिए तो लेफ्ट के थर्ड, यानी सी के थर्ड लेफ्ट में एफ है क्या, सी यहाँ है और एफ यहाँ है, तो फर्स्ट सेकेंड पे है, तो क्या थर्ड लेफ्ट कभी नहीं हो सकता है, गलत। सेकेंड लेफ्ट, सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकेंड राइट में है क्या, तो सी का राइट इधर हो जाएगा और सी के सेकेंड राइट में डी है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए यहाँ है और इसका लेफ्ट जो है वो किधर कहलाएगा, इधर कहलाएगा। तो इसके तो ए के लेफ्ट में तो ई है कि नहीं है, तो यानी आपका ये भी गलत हो जाएगा। टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी का इमीडिएट राइट, देखिए बी का जो राइट है वो इधर है, बी का राइट इधर है, तो क्या बताइए बी के राइट में कौन है, सी है, यानी आपका ये भी गलत हो जाएगा। यानी आपका आंसर जो होगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ई नंबर कोई भी इसमें से नहीं है, ठीक है।
उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है हु आर द नेबर्स ऑफ बी, बी का नेबर कौन है। तो देखिए बी का जो नेबर है वो सी है और एफ है। तो भाई साहब सी कहाँ है, तो सी यहाँ है और एफ यहाँ है, यानी आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर सीटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ऑर्डर्स एज सोन, है ना। यानी कौन सा इसमें से पर्सन्स है जो एक दूसरे के साथ बैठा हुआ है, एडजेसेंट पे बैठा हुआ है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ऑर्डर एज सोन। देखिए तो बी सी जी देखिए एक साथ बैठा हुआ है कि नहीं, बी सी जी किधर है, लेफ्ट टू राइट लेकिन होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट मतलब बी के लेफ्ट में कौन, जी, और जी के लेफ्ट में सी, तो लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए। तो बी सी जी, बी जी सी है, तो बी हमारा यहाँ है और जी कहाँ है, यहाँ है, और सी यहाँ पे है, यानी ये तो हमारा गलत हो गया है कि नहीं, एक साथ तो नहीं बैठा हुआ। अब कह रहा है एफ बी सी, तो एफ यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है। एफ के राइट में है बी, बी के राइट में है सी, ये भी हमारा गलत हो गया। सी डी जी, सी किधर है, सी इधर है और उसके बाद डी इधर है और जी इधर है, एक साथ नहीं बैठा हुआ है, सब गलत हो गया। ई डी जी, ई डी और जी, देखिए ई के लेफ्ट में डी और डी के लेफ्ट में जी, यानी ये हमारा ई डी जी करेक्ट हो जाएगा, यानी आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको क्या करना है कि इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना है, और जो नीचे तो कुछ क्वेश्चंस नहीं है लेकिन क्वेश्चन आपका नेक्स्ट स्लाइड पे है, आपको 3 क्वेश्चंस हैं इस पे, है ना, उसका आंसर आपको देना है। देखिए इसमें कह रहा है कि P Q R S T U V एंड W, यानी 8 फ्रेंड्स है, 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, यानी 8 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, टोटल 8 फ्रेंड्स हैं, 8 फ्रेंड्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फ्रेंड है ना, P Q R S T U V एंड W, और सबका जो फेस है वो किसकी तरफ है, तो सेंटर की तरफ है। करेक्ट, W इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, है ना, तो इतना को पहले हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। W इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, यानी P के जस्ट लेफ्ट में कौन है, तो W है। तो P को हमको कहीं ना कहीं बैठाना पड़ेगा, और P के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो W है, तो P का लेफ्ट इधर, यानी W यहाँ पे हो जाएगा। गॉट इट। अब कह रहा है बट इज नॉट द नेबर ऑफ T एंड S। देखिए यहाँ पे बट एंड, मैंने बताया था कि बट और एंड किसके लिए यूज होता है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि बट इज नॉट द नेबर ऑफ T एंड S, यानी ये जो W जो है ना, W वो T, ना ही T का नेबर है और ना ही किसका, तो S का नेबर है, यानी W के इर्द गिर्द में T और S नहीं बैठेगा। इसका मतलब यहाँ पे इस पोजीशन पे ना ही W बैठ सकता है और ना ही T बैठ सकता है, मतलब ना ही T बैठ सकता है और ना ही S बैठ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे बैठाएंगे। देखिए आपको अभी बैठानी नहीं है, बस इस इंफॉर्मेशन को आप इस कोडेड फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, आपको बाद में काम आएगा। अब कह रहा है U इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ Q, U जो है वो इमीडिएट राइट में है किसके, Q के, नहीं ये राइट है आपका, U इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ Q। अब यहाँ पे ना U है ना Q है, भाई साहब ये तो बहुत माथापच्ची कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, आपको बस इंफॉर्मेशन लिख लेनी है कोडेड फॉर्म में। ठीक है, एंड B इज नेबर ऑफ T, और B जो है ना वो T का नेबर है, पड़ोसी है, यानी B और T एक साथ बैठा हुआ है। ठीक है, R इज बिटवीन T एंड U, यानी R जो है ना वो T और U के बीच में बैठा हुआ है भाई साहब। ठीक है, अब देख लीजिए, एक बात बताइए, हम इस इंफॉर्मेशन को लेके चले तो U जो है वो इमीडिएट राइट है Q के, यानी Q के जस्ट राइट में कौन है, तो U है। अगर हम Q को यहाँ बैठाएं तो हमारा U यहाँ बैठ सकता है कि नहीं, लेकिन आप कहेंगे सर जी आप यहाँ पे क्यों बैठाएंगे, हम
क्यू को यहाँ पे भी बैठा सकते हैं, यहाँ पे भी बैठा सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी आ जाता है। तो आप अपने मर्जी से बैठा दीजिएगा। दादागिरी नहीं, 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 ऐसे नहीं होगा भाई साहब, दादागिरी किसी का नहीं चलता है। देखिए कैसे होगा, पॉसिबिलिटी बनेगा यहाँ पे आपको। देखिए कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना कम से कम 3 या फिर 4 पॉसिबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी, 4 से बढ़ता नहीं है। तो इसमें तो आप कहेंगे 6 बनाना पड़ेगा, लेकिन 6 आपको नहीं बनाना पड़ेगा, आपको और एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी। क्या? सो देखिए, फर्स्ट क्यू को यहाँ बैठा दिए। हम ये भी तो कर सकते हैं, ये है आपका 8 गो फ्रेंड है, ठीक है, 8 फ्रेंड है, 8 फ्रेंड है। यहाँ पे तो P और W तो है ही। हम ये भी तो कर सकते हैं, Q को यहाँ बैठा दे और U को यहाँ बैठा दे, है कि नहीं है? है ना? फिर आप कह सकते हैं कि सर जी ना, हम Q को यहाँ पे बैठाएंगे। आप क्या कर लीजिएगा, ठीक है, आप बैठा लीजिए, फिर डायग्राम बना लेते हैं हम। तो इसको यहाँ बैठा देंगे, इसको यहाँ बैठा देंगे, इसको यहाँ बैठा देंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ। यहाँ पे P और W तो ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है। अब आप कहेंगे सर जी ना, हम Q को यहाँ पे नहीं बैठा के यहाँ पे बैठाएंगे, U यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, बैठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर कोई उठा और कहता है कि सर जी ना, हम Q को यहाँ पे नहीं बैठाएंगे, हम यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है, आप बैठा लीजिए। तो हम क्या करते हैं, फिर से डायग्राम बनाते हैं, फिर से डायग्राम बनाते हैं और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे P और W तो है ही। अब क्या कहेंगे कि हम Q को यहाँ बैठा देंगे और U को यहाँ बैठा देंगे। अब कहेगा कि नहीं सर जी, हम Q को यहाँ बैठा देंगे और U को यहाँ बैठा देंगे। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, क्या बताइए कि U ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे R जो है वो T और U के बीच में है। तो अगर हम U को यहाँ बैठा दिए, है ना, U को इस पोजीशन में, Q को यहाँ पे और U को यहाँ पे बैठा दिए, तो एक बात बताइए कि क्या कभी भी U अगर यहाँ पे बैठ गया तो T यहाँ पे बैठ सकता है क्या? क्योंकि T और U के बीच में R है, तो जब U यहाँ पे बैठ जाएगा तो इसके आसपास में तो कोई जगह ही नहीं बचेगा। तो बताइए कि क्या T और R के बीच में कभी बैठ सकता है? अब देखिए यहाँ पे जो हमारा U जो बैठा है ना, इसके बाद हमारा एक ही गैप बचता है, यानी हमारा U का पोजीशन ये भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि T और R के बीच, T और U के बीच कौन है? तो R है। अगर U यहाँ पे बैठ चुका है तो एक जगह छोड़ के T बैठा होगा, तभी तो वहां पे बीच में R बैठेगा। तो एक यहाँ पे छूटा हुआ है और एक के बाद फिर W है, यानी हमारा ये भी डायग्राम नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी हमारा 3 पॉसिबल डायग्राम हो सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा ये तीनों पॉसिबल डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि T और U के बीच R बैठा हुआ है, तो यहाँ पे U है तो T हमारा यहाँ पे होगा तो R यहाँ पे होगा। इसमें देख लेते हैं, U यहाँ पे है तो हमारा T यहाँ पे होगा, R यहाँ पे होगा। U यहाँ पे है तो हमारा T यहाँ पे होगा, R यहाँ पे होगा, है कि ना। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कह रहा था कि W के इर्द गिर्द में ना, W के इर्द गिर्द में ना ही T है और ना ही S है कि ना, है ना। तो W के इर्द गिर्द में या ना ही T है और ना ही S है, तो यहाँ पे तो आ गया भाई साहब आपका T, यानी ये आपका डायग्राम गलत है कि ना। अब बताइए यहाँ पे हम बात करें तो W के इर्द गिर्द में ना ही T है और ना ही S है, तो आप कहेंगे यहाँ पे T को यहाँ पे नहीं बैठाते, यहाँ पे T बैठा देते हैं और यहाँ पे S बैठा देते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पे बताइए हम कहाँ बैठाएंगे, है ना, हम कहाँ बैठाएंगे। लेकिन एक चीज और आप भूल रहे हैं, ये जो VT है ना, मतलब V और T जो एक साथ बैठा हुआ है, तो आप बैठा दीजिए ना, V को यहाँ बैठा दीजिए और फिर V को यहाँ बैठा दीजिए, 2 पॉसिबल डायग्राम में, है कि नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है कि W के इर्द गिर्द में ना ही T है और ना ही S है। देखिए यहाँ पे जो एक स्पेस बचा है तो यहाँ पे तो S आएगा ही आएगा, लेकिन हमारा कह रहा है कि W के इर्द गिर्द में S नहीं है, तो हमारा ये डायग्राम गलत हो गया, हाँ या ना। यानी हमारा यहाँ पे S बैठेगा नहीं, यानी जो S जो है वो W के बगल में नहीं है, यानी हमारा ये डायग्राम करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको 3 से 4 रेयर केस में बनता है, 3 डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी
और आपको हर एक कंडीशन को फॉलो करवाते हुए उस डायग्राम को गलत करनी है जो गलत है, ठीक है। यानी हमारा ये डायग्राम सही हो गया। अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे इस स्लाइड पे है, तो हम क्या करते हैं, ये जो डायग्राम जो बनाए हैं ना उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे उतार लेते हैं। तो हमारा डायग्राम कुछ इसी तरीके से था, है कि नहीं। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। नहीं तो टी इज बिटवीन यू एंड क्यू। देखिए टी इज बिटवीन यू एंड क्यू, तो यू यहाँ पे और क्यू यहाँ पे है, यानी हमारा ये गलत हो गया। कह रहा है यू इज द नेबर ऑफ भी, यू इज द नेबर ऑफ भी, यू यहाँ पे है और भी यहाँ पे है, नेबर नहीं है, हमारा गलत हो जाएगा। भी इज बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, भी जो है वो डब्ल्यू और टी के बीच में है, यानी हमारा ये तो सही है भाई साहब, सी सही है। अब सी डी पे तो जाना ही नहीं है, नहीं पहली वाली मिल गई तो दूसरी वाली स्वाहा, नहीं। तो अब क्या करेंगे, डी नंबर देख लेते हैं, डब्ल्यू इज बिटवीन पी एंड एस, डब्ल्यू जो है वो पी और एस के बीच में है, गलत हो गया, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस, यानी नीचे जो दिए गए हैं उसमें से एस का पोजीशन क्या है, देख लीजिए। ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में एस है क्या, हाँ है, क्यू का लेफ्ट इधर है और लेफ्ट में एस है, सही है, ये सही हो गया। आपको नेक्स्ट देखना ही नहीं है लेकिन हम देख लेते हैं। सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में नहीं, गलत है, यू के राइट में गलत है। बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू और यू के बीच में, गलत है। ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में क्या है, एस है, गलत है, राइट में है, यानी आपका ए नंबर करेक्ट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ भी, भी का क्या पोजीशन है, तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकेंड लेफ्ट में, तो एस का लेफ्ट इधर है तो सेकेंड लेफ्ट में तो डब्ल्यू आ जाता है, गलत हो गया। थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में है, यानी यू का राइट इधर, थर्ड में 1 2 3, ये भी का पोजीशन है, यानी भी है एक्चुअली, तो यानी हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा देख लेते हैं, सी और डी। इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट, राइट में तो पी है, गलत हो गया ये हमारा। बिटवीन टी एंड आर, टी यहाँ है और आर, टी और आर के बीच में तो कोई है ही नहीं, तो कैसे हम जबरदस्ती घुसा देंगे, यानी हमारा बी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको नीचे जो दिए गए इन्फॉर्मेशन है उसको आप पढ़िए और जो नीचे में जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। कह रहा है पहला, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर प्लेइंग कार्ड सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, यानी ए बी सी डी ई एफ जी जो है वो कार्ड प्ले कर रहा है, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठा हुआ है। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्लियर नहीं कह रहा है कि उसका फेस किधर है। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, कोई भी सर्कुलर टेबल के अराउंड जो कार्ड खेलने के लिए बैठेगा तो बाय डिफॉल्ट सबका फेस जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा, तो भाई साहब कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बोले आप। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे और 7 पर्सन को सेंटर की तरफ बैठा देंगे। भाई साहब हाँ या ना, तो आप कहेंगे हाँ, ठीक है। अब कह रहे हैं डी इज नॉट नेबर ऑफ सी एंड डी। अब देखिए यहाँ पे अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, डी को कहाँ बैठा है, सी को कहाँ बैठा है, कोई पता नहीं, तो आप इसको कोडेड फॉर्म में लिख लीजिए। डी ना ही सी का और ना ही ई का नेबर है, हाँ या ना। ए इज नेबर ऑफ बी एंड सी, यानी ए बीच में होगा और बी और सी कुछ इस तरीके से होगा, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है ए इधर होगा सी और इधर होगा। तो आपको यहाँ पे 2 पॉसिबल डायग्राम बनेगा, हाँ या ना। अगर ए को यहाँ पे बैठा दिए तो बी यहाँ बैठाते हैं तो सी यहाँ बैठानी पड़ेगी। इसमें से आप कहेंगे कि सी सर जी इसको यहाँ पे नहीं बैठा के हम यहाँ पे बैठा देते हैं, बी को यहाँ पे ना बैठा के यहाँ पे बैठा दे, बैठा लीजिए। तो आपको नेक्स्ट पॉसिबल डायग्राम बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। इसमें 7 पर्सन बैठा दीजिए, भाई साहब हाँ या ना, हाँ, तो आप कहेंगे हाँ। ए को यहाँ बैठा दीजिए, सी को यहाँ बैठा दीजिए और फिर बी को आप यहाँ बैठा दीजिए, हाँ या ना। अब कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, जी हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, जी जो सेकेंड लेफ्ट है डी के, देखिए हम कोडेड फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जी हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज नेबर ऑफ ई एंड एफ, यानी ये जो जी है ना, इज का मतलब किसके लिए, जी के लिए, इज नेबर ऑफ ई एंड एफ, यानी जी जो है वो ई एंड एफ का नेबर भी है, यानी जी ई एफ एक साथ बैठा हुआ है। आप इस चीज को ध्यान में दीजिएगा, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, इस चीज को देखते हैं, इस चीज को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि जी जो है वो डी के सेकंड लेफ्ट में है, ठीक है। तो क्या बताइए, हम अगर डी को यहाँ पे बैठाएं तो इसके सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा डी, जी आ जाएगा, है ना। अगर आप कहेंगे सर जी हम यहाँ पे ना बैठाएंगे, क्या करेंगे, ना बैठाएंगे, हम डी को यहाँ पे ना बैठा के यहाँ बैठा लेंगे, तो बैठा लीजिए ना, तो इसके सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, तो जी आ जाएगा। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, एक बात आप क्या बताइए, आप ये बताइए कि यहाँ पे ई जी एफ है ना, ये ई जी एफ यानी जी सेंटर में बैठा हुआ है और ई और जी साइड में बैठा हुआ है। तो अगर जी को हम यहाँ पे बैठा देंगे तो इसके जस्ट इधर में कौन है, बी है। तो इधर में ना ही ई बैठ सकता है ना ही एफ बैठ सकता है, यानी ये हमारा गलत हो गया, यानी हमारा यही डायग्राम सही होगा। आया समझ में, नहीं आया, देख लीजिए। जी अगर डी को यहाँ बैठा है, डी को तो सेकंड लेफ्ट में जी है, और जी जब यहाँ पे बैठ गया तो हमारे जी के जस्ट बाद जो है वो बी है, और यहाँ पे कह रहा है कि जी जो है वो ई और एफ के बीच में बैठा हुआ है। जी इज अ नेबर ऑफ ई एंड एफ, तो ई और एफ के बीच कौन बैठा हुआ है, तो जी बैठा हुआ है। तो अगर जी को यहाँ पे बैठा देंगे तो इसके बाद ना ही ई आ सकता है, नहीं एफ आ सकता है, यानी हमारा ये डायग्राम गलत हो गया, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये। लेकिन इसमें अब ई कहाँ पे बैठा है और एफ कहाँ पे बैठा है, भाई साहब इसका तो आप यूज ही नहीं किए ना। डी के बाद सी और ई नहीं आनी चाहिए, यानी डी के बाद सी तो यहाँ पे है ही, यानी ई नहीं आनी चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे ई नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, एफ ही होगा ना, यानी ई नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, एफ होगा, है ना। तो हमारा ई को यहाँ बैठानी पड़ेगी। भाई साहब बिल्कुल सही बोले आप, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट डायग्राम हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। अब इसी पे क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन देखिए हम कैसे बनाते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन पहला, लेकिन फिर जो हम डायग्राम बनाए वो तो पीछे चला गया, तो हम क्या करते हैं, उस डायग्राम को इस स्लाइड पे उतार लेते हैं। तो हमारा यही डायग्राम था पीछे, ठीक है। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, बी इज बिटवीन ए एंड डी, बी इज बिटवीन ए एंड डी, सही है भाई साहब, हमारा यही सही हो गया। अब पहला सही हो गया तो दूसरा जाने की जरूरत नहीं, लेकिन देख लेते हैं। डी इज बिटवीन एफ एंड जी, डी इज बिटवीन एफ एंड जी गलत हो गया, है ना। ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट में है तो गलत हो गया। एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के राइट में है एफ तो गलत हो गया, यानी हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर। दूसरा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी, सी का पोजीशन क्या है, ए नंबर में कह रहा है कि सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में क्या है, तो सेकंड लेफ्ट में तो एफ है, गलत हो गया। थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, सी का जो पोजीशन है वो एफ के थर्ड राइट में है, तो एफ का एफ इधर है और इसका राइट इधर है, तो 1 2 3, 3 पे तो ए है, गलत हो गया। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए यहाँ पे है और इसके लेफ्ट में बी है, यानी ये भी गलत हो गया। टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई यहाँ पे है और इसके राइट में जी है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। राइट कह रहा है ई के राइट में, तो ये भी आपका गलत हो गया, यानी आपका नन ऑफ दिस आंसर होगा, ठीक है, कोई भी इसमें से आंसर नहीं है। उसी तरह नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी डायग्राम से रिलेटेड है, तो आपको फिर से डायग्राम इस स्लाइड पे उतार लेनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए हम इस डायग्राम को इस स्लाइड पे उतारते हैं, तो हमारा कुछ डायग्राम इस तरीके से था। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेकंड पर्सन सीटिंग बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड, यानी फर्स्ट और थर्ड के बीच, है ना, सेकंड पर्सन क्या मिडिल में बैठा हुआ है कि नहीं, वो चीज देखना है। तो बी डी ए बी, डी ए बी गलत हो गया, बी यहाँ पे, यानी ए क्या बताइए, ए जो है वो मिडिल में बैठा हुआ है, क्या क्या डी और बी के बीच ए है, नहीं, गलत हो जाएगा। जी सी ई, जी सी ई गलत हो गया, ये भी, सी सेंटर में आनी चाहिए। बी सी ए, सी सेंटर में आना चाहिए। बी सी ए, सी सेंटर में आनी चाहिए, गलत हो गया। जी एफ डी, जी किधर है भाई साहब, जी एफ डी, यानी एफ जो है वो सेंटर पे है, यानी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ई नन ऑफ दिस, यानी ई जो है वो नन ऑफ दिस है, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उसी तरह कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी,
देखिए बी के इमीडिएट राइट में कौन है, तो ए है, तो हाँ है, सही है। बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो यहाँ पे एफ है। एफ इज बिटवीन जी एंड डी, देखिए तो हमारा तो गलत तो यही हो गया, यानी हमारा करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा, ये सब तो सही है। तो हम आगे देख लेते हैं सही है या गलत है। एफ इज बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच एफ है, यानी ये भी सही हो गया, ठीक है, ये सही हो गया। ई इज बिटवीन जी एंड सी, ई इज बिटवीन जी एंड सी, जी और सी के बीच ई है, यानी आपका ये भी सही। तो गलत कौन सा है भाई साहब, तो गलत आपका जो है वो बी नंबर है, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आया तो वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, और कैसा लगा आपको ये सेशन बिल्कुल आप बताइए। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जेपी कैंपस जो है वो आपको फेसबुक पेज पे है, ये इस यूज़र आईडी से, उसको आप लाइक कर दीजिए, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।